Hello everyone. Today we will going to study the chapter meaning and scope of accounting. Now let's see the definition of accounting. Now what does accounting means? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. रिकॉर्डिंग क्या करेंगे हम रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल एंट्रीज ओके पासिंग जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स में हम क्या करेंगे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे क्लासिफाइंग व्हाट अब हमने जो जर्नल एंट्रीज पास की है उसको हम लेजर अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे सपोज हमने एंट्री पास की है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट सो परचेज अकाउंट किस में जाएगा परचेज अकाउंट लेजर में एंड क्रेडिटर अकाउंट जाएगा उसके रिस्पेक्टिव क्रेडिटर अकाउंट लेजर में अब इन बिजनेस एंटिटी क्या होता है बिजनेस एंटिटी में सिर्फ एक क्रेडिटर नहीं होता है there are list of creditors number of creditors are present in a business entity तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे उनके रिस्पेक्टिव क्रेडिटर हेड में एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर समराइज करना मीन्स व्हाट जो हमने लेजर अकाउंट पास किए है उसका क्लोजिंग बैलेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे उसको बाइफर्केट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में एंड इन टर्म्स ऑफ मनी मनी के टर्म्स में होगा ऑब्वियसली अगर हमने सपोज 10 किलो वीट परचेज किया तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि वी हैव परचेज्ड वीट ऑफ 10 kg वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन अ टर्म्स ऑफ मनी लाइक हमने कितने अमाउंट का परचेज किया है या हमने कितने अमाउंट का सेल किया है सो इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी ओके ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स अब बहुत से लोगों को ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है तो हम ये नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं इसका डिफरेंस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर in part at least of a financial character it should be of a financial character non financial nature का हम classify नहीं करते नॉन फाइनेंशियल नेचर का हम इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ एंड उसके रिजल्ट्स को बाद में इंटरप्रेट करना मीन्स व्हाट हमें ये पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है दैट इज अकाउंटिंग एक बार वापस पढ़ेंगे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof okay got it now next transactions and events what are transaction and event what is the difference between transaction and event transaction means a performance of an act or an agreement हम कोई एक्ट या एग्रीमेंट को परफॉर्म करना दैट इज मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल व्हाट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 एंड सेल ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 आर टू ट्रांजैक्शंस हमने गुड्स परचेज किया 8,000 के एंड नेक्स्ट में हमने सेल किया है 4,000 के ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गए एक तरफ हमने परचेज किया दूसरी तरफ हमने सेल किया देयर आर टू ट्रांजैक्शंस नाउ व्हाट आर इवेंट मींस अ हैपनिंग as a consequence of transaction event means a happening as a consequence of transaction a result example out of rupees 8,000 stock of rupees 2,500 is lying at godown is event इवेंट मतलब क्या सपोज हमने परचेज किए गुड्स 8,000 के तो उससे हमारे क्या जनरेट हुआ अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है तो क्रेडिटर्स हमारे ऑकर होते हैं इफ हमने क्रेडिट परचेज किए तो हमारे क्रेडिटर्स जनरेट हुए इफ हमने सेल्स किए क्रेडिट में तो हमारे क्या जनरेट हो रहे हैं डेटर्स जनरेट हो रहे हैं तो इवेंट क्या हो गया इसमें क्रेडिटर्स एंड डेटर्स मतलब हमने परचेज किया दैट इज अ ट्रांजेक्शन उससे क्या हो रहा है क्या हैपन हो रहा है इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है परचेज से क्रेडिटर्स जनरेट हो रहे हैं सेल से डेटर्स जनरेट हो रहे हैं अब मैंने इसमें एक एग्जांपल दी हूँ आउट ऑफ रुपीज 8,000 स्टॉक ऑफ रुपीज 2,500 इज स्टिल लाइंग एट गोडाउन इज इवेंट इसमें से 8,000 हमने जो परचेज किया इसमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक अभी भी गोडाउन में पेंडिंग है सो दैट इज इवेंट मतलब हमने जो परचेज किया इसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक गोडाउन में रखा है दैट इज एन इवेंट क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट अब क्या है इन ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस ट्रांजैक्शन के आइटम्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं एंड इवेंट के आइटम्स हमेशा बैलेंस शीट में जाएंगे जैसे अपने परचेज और सेल किया दैट इज अ ट्रांजैक्शन वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे एंड इवेंट को
जो डेटास जनरेट हो रहे हैं, जो क्रेडिटर्स जनरेट हो रहे हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक जनरेट हो रहा है, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट पे. गॉट इट? ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग. अब अकाउंटिंग कैसे इवॉल्व हुई, मतलब अकाउंटिंग का ओरिजिन क्या था. सो देर आर 4 phases ऑफ अकाउंटिंग. द फर्स्ट फेज इज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग. ओके, फर्स्ट फेज इज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग. It is oldest form of accounting which allowed stewards to discharge their accounting duties. ये सबसे पुरानी अकाउंटिंग है जो स्टीवर्ड्स को अलाउ करती है अपनी अकाउंटिंग ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में. अब स्टीवर्ड्स कौन हो गए? पहले ज़माने में क्या होता था, जो स्टीवर्ड्स को मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे हम, मुनीम. तो पहले के ज़माने में पीपल, जो वेल्दी पीपल थे, वो स्टीवर्ड्स को अपॉइंट करते थे अपने जो प्रॉपर्टी और वेल्थ की जो अकाउंटिंग है उसको मैनेज करने के लिए. सो दे आर कॉल्ड एज स्टीवर्ड्स. द मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड बाय दिस स्टीवर्ड वाज नोन एज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग. जो स्टीवर्ड्स ये मेथड यूज करते थे उसे कहते हैं हम स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग. तो ये स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग सिर्फ वेल्दी पीपल के लिए ही अप्लीकेबल थी. इट बिकेम द बेस फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ये बेसिस था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का विच प्रेजेंटली फॉलोड. आज के एरा में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करेंगे. However, this method was only used to manage the wealth of wealthy and businessmen and not for large scale business. स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग का क्या लिमिटेशन था कि स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग सिर्फ वेल्थ किसके मैनेज करते थे, सिर्फ वेल्दी बिजनेसमैन के. ये लार्ज स्केल बिजनेस की वेल्थ मैनेज नहीं करते थे. सो दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग. ओके, नाउ second one is financial accounting, the second phase. Now, what is financial accounting? When large scale business emerged like joint stock company and there was divorce of ownership from management to protect the interest owners or shareholders, financial accounting came into existence. शेयर होल्डर्स या ओनर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज किया गया. जब लार्ज स्केल बिजनेसेस एमर्ज हुए, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी मींस व्हाट? जो शेयर होल्डर्स जिसमें रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी. एंड जब मैनेजमेंट का ओनरशिप से सेपरेशन हुआ, सेपरेशन होना मतलब क्या, मैनेजमेंट के पास अब जब ओनरशिप नहीं है, कुछ ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास है, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स और शेयर होल्डर्स, ओनर्स या शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज किया गया. फाइनेंशियल अकाउंटिंग गेव ओवरव्यू पीरियोडिक परफॉर्मेंस बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा. फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या इज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नथिंग बट मेंटेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट. सो जो लार्ज एंटिटीज है, लार्ज स्केल बिजनेसेस है, उनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज किया गया कि उन्हें एक ओवरव्यू पता चले उनका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, पीरियोडिक परफॉर्मेंस, यानी क्वार्टर वाइज या एनुअली या सेमी एनुअली उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, उनके बैलेंस शीट में क्या आइटम्स हो रहे हैं एनुअली, कितना क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है, कितने डेटर्स, कितने क्रेडिटर्स, एंड सो दैट. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए था? लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए, जिसमें शेयर होल्डर्स रहते थे, अपना इंटरेस्ट जो होल्ड करते थे, तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि शेयर होल्डर्स अगर हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो लोग, तो उनके लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज किया गया. थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. थर्ड फेज इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अंडर दिस the accounting information was generated to aid management decision making in particular. इसमें क्या हुआ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट की गई मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग लेने के लिए. डिसीजन मेकिंग मीन्स व्हाट, मैनेजमेंट सपोज अगर मैनेजमेंट को लोन लेना है तो लोन ले या नहीं ले, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करे या नहीं करे, दिस न्यू डायमेंशन ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मतलब लोन लेना या नहीं लेना ये डिसाइड करेगा मैनेजमेंट, किससे, अपनी अकाउंटिंग को देखकर कि उनकी लोन रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, हम वो लोन रीपे कर पाएंगे या नहीं आने वाले टाइम में. सो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट इज द डेवलपमेंट ऑफ 20th सेंचुरी. ये कहाँ कब डेवलप हुई? 20th सेंचुरी में. इट इज परवेसिव इन नेचर. परवेसिव मीन्स व्हाट, इट इज ब्रॉडर इन scope. Then financial accounting, fourth phase is social responsibility accounting. It is in the formative process. Formative means what? It is in development stage. ये अभी तक ये पूरी तरीके से implement नहीं हुआ है.
which aims at accounting for the social cost incurred by business as well as the social benefit created by it. मतलब हमने सोसाइटी से क्या लिया एंड हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होगी उसकी. तो while earning profit, an enterprise incurs numerous social cost like pollution, using the resources of society like materials, land, labor, etc. जब प्रॉफिट अर्न करता है एंटरप्राइज, तो एंटरप्राइज को और भी सोशल कॉस्ट लगती है, और भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट लगती है इन्वायरमेंट की, जैसे कि पॉल्यूशन होता है फैक्ट्री से. तो वो सोसाइटी के क्या रिसोर्स यूज़ करता है, सोसाइटी के मटेरियल्स यूज़ करता है, सोसाइटी की लैंड यूज़ करता है जिस पे वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगा, लेबर उसके वर्कर्स यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ द टाइप ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कि हम इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि हमने सोसाइटी से क्या लिया एंड सोसाइटी को क्या वापस दिया. To compensate for this social cost in today's world, an enterprise is expected to generate some social benefits also, like employment opportunities, recreation activities, more choice to customers at reasonable price, better quality products, etc. The study of this known as social responsibility accounting. अब ये जो कॉस्ट लग रही है सोसाइटी की, जो पॉल्यूशन, मटेरियल, लैंड, लेबर लग रहा है, इसको कंपेंसेट करने के लिए आज के वर्ल्ड में क्या करेगा एंटरप्राइज को एक्सपेक्ट करते हैं कि एंटरप्राइज से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो कुछ सोशल बेनिफिट्स भी जनरेट करें. मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर वो सपोज वहाँ पे आसपास के अगर कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहा है तो वो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे. रिक्रिएशन एक्टिविटीज मीन्स व्हाट, वहाँ पार्क सेटअप करे, वहाँ गार्डन बनाए. मोर चॉइसेस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए और चॉइसेस रहने चाहिए रिजनेबल प्राइस पे. ज़्यादा प्राइस पे भी नहीं कि कस्टमर्स को वो अफोर्ड कस्टमर्स वो अफोर्ड ना कर पाए, तो रिजनेबल प्राइस पे रहनी चाहिए. बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेटर रहनी चाहिए एंड सो ऑन. द स्टडी ऑफ दिस नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसे हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज व्हाट आर द फोर फेजेस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग. द फर्स्ट फेज इज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग. स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग में क्या था, ये सिर्फ वेल्दी पीपल के लिए यूज किया जाता था. स्टीवर्ड्स एम्प्लॉय किए जाते थे, ये लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए नहीं था. देन उसके बाद नेक्स्ट फेज आया फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया जब लार्ज स्केल बिजनेस आने लगी, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, और जब मैनेजमेंट से ओनरशिप का सेपरेशन होने लगा, तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ. देन उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या हुआ, मैनेजमेंट अपने डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को जनरेट करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ किया गया. जैसे कि मैनेजमेंट को लोन लेना है या नहीं बैंक से, वो मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करेंगी, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी लेके. रीपेमेंट कैपेसिटी कैसे देखेंगी, बैलेंस शीट लेके, लास्ट पास्ट ईयर की बैलेंस शीट्स को गो थ्रू करते हुए. देन उसके बाद आया फोर्थ इज जो हम अभी जिसमें हम अभी जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. ये फॉर्मेटिव प्रोसेस है, ये अभी तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा कि हमने इन्वायरमेंट से कितना लिया कॉस्ट, जो हम पॉल्यूशन ले रहे हैं, पॉल्यूशन हम जनरेट कर रहे हैं, मटेरियल, लैंड, लेबर, और हम कर रहे हैं, हमारा इसका एम क्या है अकाउंटिंग करने के पीछे. तो सबसे फर्स्ट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना. बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दैट इज बुक कीपिंग. बुक कीपिंग करना, बुक कीपिंग करना मीन्स व्हाट, जर्नल मेंटेन करना, जर्नल एंट्रीज पास करना. These recorded transactions are later on classified and summarized. हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे एंड समराइज करेंगे. क्लासीफाई करना मतलब जो हमने जर्नल एंट्री पास की, जैसे कि परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, इसको लेजर में क्लासीफाई करना. परचेज का परचेज लेजर में जाएगा एंड क्रेडिटर्स का उसके रिस्पेक्टिव क्रेडिटर्स लेजर में क्लासीफाई होगा. एंड समराइज्ड लॉजिकली, एंड उसको समराइज करना. समराइज मीन्स व्हाट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में उसको एंटर करना. समराइज लॉजिकली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फॉर द एनालिसिस एंड
इंटरप्रिटेशंस, उसके एनालिसिस के लिए एनालिसिस मतलब उससे हमें पता चलेगा, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में डालेंगे उसको इंटरप्रीट करने से हमें पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, या कितने क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, और कितने सेल हुआ इस बार, कितना परचेज हुआ, किसको कितनी सैलरी दी है, एंड सो ऑन। सो सबसे पहले हमें सिस्टमैटिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जाती हूँ मेरे डेटर के पास, मैं आई एम अ क्रेडिटर, अगर मैं डेटर के पास जाती हूँ उसको बोलती हूँ कि तुम्हारे इसमें इतने इतना पेंडिंग है पैसे, दे यू हैव टू ओ मी दिस अमाउंट। सो ऐसे तो डेटर्स को समझ में आने वाला है नहीं, सो आई हैव टू मेंटेन अ जर्नल, आई हैव टू मेंटेन अ जर्नल बुक। हमें डेटर का लेजर मेंटेन करना पड़ेगा, उससे हम डेटर्स को समझा पाएंगे कि आपने हमसे हमने आपको इतना सेल किया था, आपसे हमें इतने पैसे आने के हैं। सो वी हैव टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ transactions. Okay, now next is ascertainment of financial performance or results. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या मतलब कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है उसको चेक करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। सो अकाउंटेंट प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंटेंट का क्या काम है? प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करना, टू नो द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस ऑपरेशन के रिजल्ट्स क्या है, मतलब बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड, मतलब नॉट नेसेसरी फॉर मोर देन 1 ईयर, इट कैन बी ऑफ 1 ईयर, इट कैन बी ऑफ 6 months, इट कैन बी ऑफ 3 months, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इफ रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंसेस, अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है, देन इट इज सेड दैट बिजनेस इज रनिंग प्रॉफिटेबली। उससे हमें, अगर हमारे ऑब्वियसली अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि बिजनेस प्रॉफिटेबली चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। बट इफ एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू, अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, तो देन इट कैन बी सेड दैट बिजनेस इज रनिंग अंडर लॉस। सो ऑब्वियसली अगर हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है हमारी इनकम से, सो बिजनेस में लॉस हो रहा है। द असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इज मेन गोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन गोल क्या है, अल्टीमेटली एम क्या है अकाउंटिंग का, कि प्रॉफिट है या लॉस है उसको असरटेन करना, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको असरटेन करना, या फिर बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, मतलब बिजनेस में कितनी लिक्विडिटी है, कितनी सॉल्वेंसी है, उसको असरटेन करना। दैट इज द मेन एम ऑफ अकाउंटिंग, एज इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इससे मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। डिसीजन मेकिंग मीन्स व्हाट, कि मैनेजमेंट को समझ में आता है कि मतलब सपोज देयर आर टू कंपनीज, तो कंपनी ए में कितना प्रॉफिट है, कंपनी बी में कितना प्रॉफिट है, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ही मैनेजमेंट को समझ में आएगा, मैनेजमेंट तब डिसीजन ले पाएंगे कि मैनेजमेंट को किस में कितना इन्वेस्ट करना है, तो इससे मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। सो सेकंड थिंग इज असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स। थर्ड वन इज असरटेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको असरटेन करना, जैसे कि बिजनेसमैन इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, बट is also curious to know that what he owes liability to the outsiders and what he owns assets on a certain date। बिजनेसमैन सिर्फ इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन बिजनेसमैन को इस ये भी जानने में क्यूरियोसिटी होती है कि उसे कितना किसको पे करना है और किससे कितना लेना है, या उसके पास कितने असेट्स हैं एक पर्टिकुलर डेट पे। टू नो दिस, इसे जानने के लिए अकाउंटेंट क्या प्रिपेयर करता है, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को स्टेट ऑफ अफेयर्स भी कहा जाता है। सो अकाउंटेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। The balance sheet is a statement of assets and liabilities of the business। बैलेंस शीट में क्या होता है, स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट के राइट साइड में असेट्स होते हैं, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस शीट कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है। सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ assets and liabilities of the business at a particular point of time and helps in ascertaining the financial health of the business। बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है इसे असरटेन करने के लिए बैलेंस शीट हम बनाई जाती है ना। बिजनेस बैलेंस शीट से हमें क्या समझेगा कि कितना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास रखा है एट द एंड ऑफ द पीरियड, कितने डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं जिन्हें हमें पैसे देने हैं, हमारे पास कितने लोन हैं,
कितने आउटस्टैंडिंग लोन है, कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितनी आउटस्टैंडिंग इनकम है, एंड सो ऑन, हमारे पास कितने असेट्स है, ओके, एंड सो ऑन. सो ascertainment of financial position, समझो? ओके. Providing information for rational decision making. अब rational decision making, rational means what is rational? Rational means समझदारी. तो providing information for rational decision making. Accounting as a language of business communicates the financial result of an enterprise to various stakeholders by means of financial statement. अकाउंटिंग से क्या समझ में आता है हमें? एक बिजनेस की लैंग्वेज है. अगर कोई स्टेक होल्डर्स है वो हमारे अकाउंट्स देखेगा तो उसे अकाउंट्स इस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए कि उसे समझ में आ जाए कि उसे हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं, उसे इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. अकाउंटिंग एम्स टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द डिसीजन मेकर्स. अकाउंटिंग का अल्टीमेट एम क्या है? कि जो डिसीजन मेकर है, डिसीजन मेकर कौन हो गए? बैंक हो गए, शेयर होल्डर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इनकी इंफॉर्मेशन नीड्स, यानी इन्हें जो इंफॉर्मेशन चाहिए. सपोज बैंक से हम अगर लोन ले रहे हैं तो बैंक को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? कि हमारी लोन रिपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, हम आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम में लोन उनका रिपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अगर लोन हम रीपे नहीं कर पाएंगे, वो बैंक को कैसे पता चलेगा? अगर हमारा पास्ट 2-3 ईयर्स में लॉस हो रहा है तो बैंक समझ जाएंगे कि हम लोन रिपे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बैंक हमें लोन नहीं दे पाएंगे. सो बैंक को ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है. सच एज वेदर कंपनी शुड सेटअप अ न्यू फैक्ट्री और नॉट. अब ऑब्वियसली अगर कंपनी में लॉस होता जा रहा है तो कंपनी क्यों न्यू फैक्ट्री सेटअप करेंगे और इतना अपना लाएंगी कहाँ से वो फंड्स कि न्यू फैक्ट्री वो सेटअप कर पाए. सो this decision will be taken based on accounting information such as amount of funds available. अगर कंपनी के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है तो ही कंपनी न्यू फैक्ट्री सेटअप कर पाएंगी. अगर उसके पास फंड्स की स्कैरसिटी है, अगर उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, उसके पास उतना मटेरियल नहीं है, उतने लेबर ही नहीं है, आई मीन उतने स्किल्ड वर्कर्स ही नहीं है उसके पास, ओवरहेड्स भी लगेंगे, तो फिर कंपनी को कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा फैक्ट्री सेटअप करने में. तो कंपनी कैसे पता करेंगे? उसके पास्ट डेटा से. अगर सपोज उसकी इनकम पास्ट कुछ 5-6 ईयर्स से बढ़ती जा रही है तो वो करेंगी, फैक्ट्री सेटअप करने का सोचेंगी. बट अगर उसे लग रहा है कि उसकी आगे जाके लॉस होगा फैक्ट्री करने से, अगर उस वहाँ पे अगर सपोज वहाँ पे एनवायरनमेंट ही वैसा है कि वहाँ पे वर्कर्स नहीं कर पाएंगे काम, तो कंपनी को फैक्ट्री सेटअप करने में कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा. Next, to know the solvency position. By preparing the balance sheet, management not only reveals what is owned and owed by the enterprise, but also it gives the information regarding concerns ability to meet its liability in the short run, liquidity position, and also in the long run, solvency position as and when they fall due. बैलेंस शीट बनाने से मैनेजमेंट सिर्फ इतना रिवील मैनेजमेंट को सिर्फ इतना नहीं पता चलता है कि वो उसे किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है. व्हाट इज ओन्ड बाय द एंटरप्राइज? ओन्ड मतलब असेट्स उसके पास कितने हैं, एंड ओड बाय द एंटरप्राइज मतलब उसे किसको कितना पे करना है, मतलब कितने उसके क्रेडिटर्स है, कितने लोन्स है. बट ऑल्सो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, उससे क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है कि कंसर्न्स की एबिलिटी है कि आगे जाके शॉर्ट रन में, मतलब सपोज विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months वो अपनी लाइबिलिटीज को मीट कर पाएंगी या नहीं. लिक्विडिटी पोजीशन मींस व्हाट? सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन. लिक्विडिटी पोजीशन मतलब अगर कंपनी शॉर्ट टर्म एसेट्स को बेच के अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स को बेच के अपनी करंट लाइबिलिटीज मीट कर पा रही है. करंट एसेट्स मतलब उसके कैश हो गया, डेटर्स हो गए, ये सब करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके अगर वो लाइबिलिटीज को मीट कर पा रही है तो दैट इज इट मीन्स द कंपनी इज लिक्विड एनफ. कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन इज गुड. एंड ऑल्सो इन द लॉन्ग रन मतलब सॉल्वेंसी पोजीशन. सॉल्वेंसी पोजीशन में अगर कंपनी अपनी करंट एसेट एज वेल एज नॉन करंट एसेट्स को सेल करके अगर वो अपनी लाइबिलिटीज को मीट कर पा रही है, मतलब अपने क्रेडिटर्स को पैसे दे पा रही है या लोन्स अपना रीपे कर पा रही है, दैट मीन्स द कंपनी इज सॉल्वेंट एनफ. सो डिफरेंस क्या है दोनों में कि लिक्विडिटी पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स का यूज नहीं करेंगी कंपनी, सॉल्वेंसी पोजीशन में कंपनी कैन यूज नॉन करंट एसेट एज. अगर कंपनी लोन रीपे कर पाती है
अपने करंट एसेट्स एज वेल एज नॉन करंट एसेट्स को सेल करके जो उससे फंड्स मिलता है उससे क्रेडिटर्स या लोन रिपे कर पाती है, दैट मीन्स वी कैन से दैट कंपनी इज सॉल्वेंट। बट अगर कंपनी लोन रिपे नहीं कर पाती है तो वी कैन से कंपनी इज इंसॉल्वेंट। इसके लिए हमारे लॉ एक बना है, दैट इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये मतलब इससे क्या होता है कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है तो वो कोर्ट के पास जाएंगी, कोर्ट उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इनिशिएट करेगा, एंड अगर कोर्ट को लगता है कि अब वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाती है तो वो कंपनी को एक सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट क्यों देगा कि कोई भी एरा गैरा कोई भी इंसान उससे अगर वो लोन रिपे नहीं कर पा रही है तो वो उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, उसे कोई हार्म तो नहीं कर रहा है, कि अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा सो इट मीन्स कि कोई भी उससे कुछ भी तरह का मेंटली टॉर्चर या कोर्शन उस पर नहीं कर सकता है। दैट इज इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। सो आईबीसी कोड इज इन फाइनल। सो इसके बारे में अभी उतना डिटेल में आप नहीं पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी पोजीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस है? फर्स्ट फंक्शन इज मेजरमेंट। Measurement means what? Accounting measures past performance of the business entity and depicts its current financial position. Accounting क्या परफॉर्म करेंगी? पास्ट परफॉर्मेंस, यानी पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ 2-3 सालों में या 5-6 ईयर्स में बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसे कुछ पिछले कुछ सालों के सेल्स को कंपेयर करेंगी, उसके एक्सपेंसेस को कंपेयर करेंगी, सैलरी कितनी बढ़ रही है या कितनी डिक्रीज हो रही है, या फिर कितने ओवरहेड्स हो रहे हैं, इसको कंपेयर करेंगी और उससे आज की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाएंगी कि आगे पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है तो अब कंपनी किस पोजीशन पे है, अब वो अपनी सैलरी ग्रोथ कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, अपना रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है कंपनी में। ओके, नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग। Forecasting. Accounting helps in forecasting future performance and financial position of the enterprise using past data. Accounting क्या हेल्प करता है? पास्ट डेटा, ये जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको यूज करके जो पिछले कुछ सालों में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है उससे अकाउंटिंग हेल्प करता है आगे फोरकास्ट करने में कि आगे कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी, ग्रोथ उसकी होगी या नहीं होगी। फोरकास्ट करना फ्यूचर परफॉर्मेंस। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स टू एड रैशनल डिसीजन मेकिंग। नाउ हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंट? मैंने पहले भी बताया था, बैंक हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, डेटर्स, क्रेडिटर्स, और कौन हो गए? गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट। तो सपोज अगर क्रेडिटर है कोई, जो हमारा सप्लायर है, वो हमारे अकाउंट्स को देख के उसे पता चल जाएगा कि अगर मैं इसको उधारी देता हूँ, अगर मैं इसको क्रेडिट में कोई सामान बेचता हूँ तो हमें आगे जाके ये मेरा उधार रीपे कर पाएगा या नहीं। So that is the way of decision making. Accounting provides relevant information to the users of account to aid rational decision making. शेयर होल्डर्स हमारे अकाउंट्स को देख के ये समझ सकते हैं कि हमें उस कंपनी में, शेयर होल्डर्स को उस कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, शेयर होल्डर्स को उस कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। सो इससे शेयर होल्डर्स या बैंक हो गई, बैंक को ये समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में वो लोन रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। So that is decision making. Next is comparison and evaluation. Accounting assess performance achieved in relation to targets and discloses information regarding accounting policies and contingent liabilities which play an important role in predicting, comparing and evaluating the financial results. Comparison करना मतलब सपोज अगर एक कंपनी है, कंपनी एक्स, एक कंपनी है कंपनी एक्स, उसका प्रॉफिट हो रहा है 100 लाख रुपीज। इसे हमें क्या समझ में आ रहा है? इसे हमें कुछ समझ में आ रहा है, हमें बस लग रहा है कि ओके उस चीज़ को इवेल्युएट करेंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल। अकाउंटिंग ऑल्सो आइडेंटिफाइज वीकनेसेस ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम एंड प्रोवाइड्स फीडबैक रिगार्डिंग effectiveness of measures adopted to check such weakness. वीकनेस मतलब क्या? अकाउंटिंग, अब जैसे कि अकाउंटिंग से समझ में आएगा कि कौन से एम्प्लॉयज कितना परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई एम्प्लॉय
अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कंपनी भी चाहेंगे कि उस एम्प्लॉय को कंपनी में रिटेन करें, उस एम्प्लॉय को कंपनी में रखें। बट अगर कहाँ कहीं कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, लाइक सपोज कोई कैश पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो कैशियर है वो प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहा है कैश को, तो इट इज़ द वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल। सो अकाउंटिंग से समझ में आएगा हमें कि कौन से एम्प्लॉयज़ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, अगर कंपनी को लगता है कि उस एम्प्लॉय को सैलरी देने से उस कंपनी का उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कंपनी उस एम्प्लॉय को निकाल भी सकती है कंपनी से। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। Accounting provides necessary information to the government to exercise control on the entity as well as in collection of tax revenues। कई कई गवर्नमेंट एक लिमिट सेट कर देती है, यानी कुछ पर्टिकुलर चीज़ को हमें सेल करना है तो हम इससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। जैसे कि अल्कोहल पे सपोज गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर दी, तो कितना अल्कोहल सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग देख के, जो अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन हो रही है। अगर अकाउंटिंग बुक मेंटेन ही नहीं हुई तो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आएगा कि इनका कितना अल्कोहल का ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है। तो गवर्नमेंट को कब समझ में आएगा? जब एंटिटी बुक्स मेंटेन करेंगी, उससे टैक्स जो टैक्स रेवेन्यूज कलेक्टर्स हैं उन्हें भी समझ में आएगा कि इनका कितना प्रॉफिट हो रहा है, इनका कितना टैक्स लायबिलिटी बनती है। ओके। Bookkeeping, it process of systematic recording and classification of financial transactions such as journal entry, keeping bills and invoices as a record, etc. Bookkeeping means what? Journal record करना, journal entries maintain करना. Suppose purchase account debit to creditors, sales cash account debit to sales, और सैलरी अकाउंट और सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, वॉट एवर इट मे बी, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग मीन्स व्हाट? जो हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड किए हैं उसको क्लासिफाई करना, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रायल बैलेंस में। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग दीज ट्रांजैक्शंस। एग्जाम्पल, trial balance, profit and loss and balance sheet. Next, accountancy, it is the process of recording, classifying and reporting on financial transactions for a business. It provides feedback to management regarding the financial results and status of an organization. Accountancy means what? अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है? अकाउंटिंग में हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, वाइल इन अकाउंटेंसी हम पूरा एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। एनुअल रिपोर्ट में क्या आएगा? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स ही नहीं, उसका बाइफर्केशन क्या हुआ है, उसके नोट्स क्या हुआ है। सपोज हमने लोन ली है तो किस किस से लोन लिए हैं, हमारे कितने अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, पूरे डिटेल नोट्स आएंगे, हमारे पूरे शेयर होल्डर्स की डिटेल्स, शेयर होल्डिंग की डिटेल्स एनुअल रिपोर्ट में सब कुछ इंक्लूड होगा। सो एनुअल रिपोर्ट को प्रिपेयर करना और उसको एनालिसिस करना, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेंसी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर वन इज कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इट इज कंसर्न्ड विद कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मैनर टू शो इट्स financial effect on the business. That is effect, EFFECT, effect on the business. पूरे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, परमानेंटली रिकॉर्ड करना एक सिस्टमैटिक मैनर में, मीन्स सारे परचेज के ट्रांजैक्शंस को एक साथ हम रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स के ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हमें बिजनेस पे क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रॉफिट लॉस पड़ रहा है, दिख रहा है, उसका हमें आइडिया हो। दैट इज complete recording of transactions. Next is ascertainment of financial effect on the business. It is concerned with the combined effect of all the transactions made during the accounting period upon the financial position of the business as a whole. ये किससे कंसर्न है? जो पूरा कंबाइंड इफेक्ट क्या हो रहा है, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर किए उसका पूरे बिजनेस पे एज अ होल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एज अ होल क्या प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है, ये है बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव, द अल्टीमेट एम ऑफ बुक कीपिंग। नेक्स्ट, different is bookkeeping. It is a process concerned with the recording of transaction. Accounting, it is a process concerned with summarizing of recorded transaction. ये हमने जैसे पहले भी पढ़े हैं। बुक कीपिंग मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, और अकाउंटिंग मतलब जो हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए हैं उसको समराइज करना। समराइज कैसे करेंगे? लेजर
लेजर में एंट्रीज पास करके सारे परचेज लेजर में एक साथ एंट्री आएंगी, परचेज से रिलेटेड, सेल्स लेजर में सेल्स से रिलेटेड, सैलरी में सैलरी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी और वॉट एवर इट मे बी. Next is, it is considered as a base of accounting. Bookkeeping is considered as a base of accounting. Accounting का base ही what is base of accounting? Bookkeeping. Bookkeeping is considered as a language of the business. एक बिजनेस की लैंग्वेज है. लैंग्वेज मीन्स व्हाट? इससे हमें समझ में आता है कोई भी, जैसे कि परचेज में कितना बैलेंस है और सेल्स में कितना बैलेंस है और सैलरी के लेजर में कितना बैलेंस है. इससे हमें समझ में आता है कि बिजनेस हमारा कैसे चल रहा है. It is considered as the base of accounting. Bookkeeping is the base of accounting, and accounting is the language of business. Next, in bookkeeping, financial statements do not form part of this process. Financial statements में कभी भी journal include होता है क्या? नहीं होता है. Financial statements के क्या parts है? Number one is profit and loss. Second is balance sheet. थर्ड इज नोट्स टू अकाउंट एंड फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये चार ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट हैं. तो अकाउंटिंग में ये इंक्लूड होगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू फॉर्म पार्ट ऑफ दिस. नेक्स्ट, मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स. हम सिर्फ जर्नल से हम बता नहीं सकते, कोई मैनेजर बता नहीं सकता, कोई मैनेजर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकता सिर्फ जर्नल्स देख के, क्योंकि जर्नल में तो देर आर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल. तो सिर्फ जर्नल देख के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता कि कितना किसको परचेज किया, किससे परचेज किया, कितना किसको सेल किया. बट इन अकाउंटिंग मैनेजमेंट टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स. हम प्रॉफिट एंड लॉस से या बैलेंस शीट से या इवन लेजर से हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या बिजनेस का चल रहा है, ट्रांजैक्शंस, एग्जैक्ट वेजेस कितनी जा रही है, एग्जैक्ट सैलरी कितनी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का हमारे एक्सपेंस कितने लग रहे हैं, कितने ओवरहेड लग रहे हैं, ये सब हम अकाउंटिंग में ही बता सकते हैं. नेक्स्ट, देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं है, बिकॉज बुक कीपिंग इज इटसेल्फ अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग ही बेस है एंड देयर इज नो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की भी कोई सब, सॉरी, ये यहाँ पे करेक्शन है. अकाउंटिंग की सब फील्ड्स है बट बुक कीपिंग की सब फील्ड नहीं है. सो देर इज अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड देर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग. अब हम ये चार्ट को देखेंगे, डायग्राम को. अब ये डायग्राम क्या है? सबसे अंदर बुक कीपिंग है, क्योंकि बुक कीपिंग ही बेसिस है पूरी अकाउंटेंसी का. उसके ऊपर उससे ब्रॉडर कंसेप्ट है अकाउंटिंग एंड उससे ज़्यादा ब्रॉडर है अकाउंटेंसी. So bookkeeping is much narrower concept. Accounting is wider than bookkeeping, and accountancy is much wider than accounting and bookkeeping. ये चार्ट को आप ध्यान रखना, तो आपको आगे कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा. नेक्स्ट, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की क्या सब फील्ड्स है? नंबर वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. It covers the preparation and interpretation of financial statements and communication of financial information to the users of accounts. ये क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एंड उसको इंटरप्रीट करना. इंटरप्रीट करना मतलब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, या फिर सैलरी पिछले साल से इस साल कितनी किसको ज़्यादा मिल रही है या कितनी एक्सपेंसेस कितने कम हुए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, या फिर कितनी इनकम बढ़ी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. एंड फिर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को. यूजर्स ऑफ अकाउंट्स हमने पहले भी देखे थे, शेयर होल्डर्स, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, creditors, debtors, government, these are the users of accounts. It is historical in nature as it records transaction which had already been incurred in the past. ये हिस्टोरिकल इन नेचर है. हिस्टोरिकल इन नेचर मीन्स जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी पास्ट में हो गए हैं, हम वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते जो फ्यूचर में होने वाले हैं. जैसे हम ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि कल हम किसको कितनी सैलरी, मतलब हम नेक्स्ट ईयर किसको कितनी सैलरी देंगे, हमें खुद वो पता नहीं. हम नेक्स्ट ईयर कितना किससे परचेज करेंगे, कितना किसको सेल करेंगे, तो हम आगे के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. It is only historical in nature. The final step of financial accounting is the preparation of profit and loss account and balance sheet. Financial accounting का final step क्या है? Profit and loss बनाना and
At last, the preparation of balance sheet. It primarily helps in the determination of the net profit or loss for an accounting period and the financial position. ये क्या हेल्प करता है? एक एस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है. दैट इज पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एंड एसेट्स की क्या पोजीशन है, लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है एज ऑन द गिवन डेट. एक बैलेंस शीट डेट पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है. Next is cost accounting. It refers to the process of which begins with the recording of income and expenditure calculated and end with the preparation of periodical statements and reports showing the cost incurred and measures of controlling the cost. Cost accounting में क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना. कॉस्ट फैक्ट्री से रिलेटेड. सपोज हम कॉस्ट शीट बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में. कॉस्ट शीट में क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर्स, overheads, administration overhead, selling overhead. These are considered to be cost accounting. इसमें स्पेशलाइजेशन करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो हम एक कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से कॉस्टिंग चैप्टर में देखेंगे इसके डिटेल में. अभी इतना डिटेल में नहीं जाते हैं इसमें. अभी फिलहाल सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे फोकस करेंगे. नेक्स्ट इज management accounting. It is considered with internal reporting to the managers of a business unit. Business unit के जो भी managers हैं उनको reporting करना, उनको internal control के बारे में बताना. That is management accounting. To discharge the functions of stewardship, planning, control and decision making, the managed internal control है. तो ये सब management एक कोई भी एक पर्सन मैनेजमेंट को इंटरनल रिपोर्ट करेगा. उसी से मैनेजमेंट आगे प्लान कर सकती है कि कहाँ हमें कौन सा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करना है या फिर कौन सा प्रोजेक्ट क्लोज करना है, वॉट एवर इट मे बी. सो दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक डिफरेंस है. जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट, वो पब्लिक को नहीं मिलती क्योंकि वो सिर्फ इंटरनल मैनेजर्स के लिए ही रहती है. बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट की रिपोर्ट पब्लिक को भी अवेलेबल होती है. नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. ये हमने पहले भी पढ़े थे. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग refers to analyzing the social cost incurred by business and social benefits created by the business. बिजनेस को कितना सोशल कॉस्ट लगा, मतलब बिजनेस को पॉल्यूशन का कॉस्ट लगा अगर वो फैक्ट्री सेटअप कर रही है तो, और बिजनेस ने कितना बेनिफिट दिया, मतलब अगर वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है तो वो वहाँ के पीपल के लिए बेनिफिट है वो एक फैक्ट्री सेटअप करना. सो सोशल कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस एंड सोशल बेनिफिट्स क्रिएट बाय द बिजनेस. While earning profit, an enterprise incurs numerous social costs like pollution. अगर हम प्रॉफिट को साइड में रखें तो एंटरप्राइज के अलग और भी सोशल कॉस्ट रहते हैं, जो जैसे कि पॉल्यूशन, यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी. लाइक हम सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करते हैं, मटेरियल, लैंड, लेबर, टू कंपेंसेट फॉर दीज सोशल कॉस्ट. इन टुडेज वर्ल्ड an enterprise is expected to generate some social benefits also like employment. enterprise से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर तुम सोसाइटी का यूज़ कर रहे हो, रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, तो तुम बदले में सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दो, तो इससे सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट होगा. गॉट इट? अपॉर्चुनिटीज, रिक्रिएशन एक्टिविटीज हमने पहले भी डिस्कस किए थे, जैसे कि पार्क्स या फिर गार्डन्स इंप्लीमेंट करो, मोर चॉइस टू कस्टमर एट रिजनेबल प्राइस, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. Human resource accounting is refers to processes process analyzing the cost incurred on human resources and benefits derived such human resources. It is the attempt of identify, quantify and report investment made in human resource of an organization that are not presently accounted for under conventional accounting practice. ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग होती है. अगर हम एक ह्यूमन की वैल्यू निकालते हैं तो एक पर्सन को
एक्सेप्टेबल रहती है, बट हो सकता है कि बाकी लोगों को वो वैल्यू एक्सेप्टेबल ना हो, तो हम ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर सपोज अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर कोई एम्प्लॉयर को हायर कर रही है, तो वो ये देखेंगी कि उस एम्प्लॉय से उसको कितना बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट रिकॉर्ड कर सकती है कि उस एम्प्लॉय से उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर उस एम्प्लॉय से उसको बेनिफिट मिल रहा है तो वह एम्प्लॉय को रिटेन करेंगी, और अगर उससे ऐसा लग रहा है कि उस एम्प्लॉय से उसको लॉस ही हो रहा है, बेनिफिट तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो हो सकता है कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल भी सकती है। Next is users of accounting information. There are two types of users of financial information. First is internal users, second is external users. अब इंटरनल यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स में क्या डिफरेंस है देखते हैं पहले। सबसे पहले इन्वेस्टर्स, ये हमने पहले भी पढ़े थे, दे प्रोवाइड रिस्क कैपिटल टू द बिजनेस। इन्वेस्टर्स क्या लगाते हैं बिजनेस में, अपना कैपिटल लगाते हैं, वो अपना रिस्क लगाते हैं बिजनेस में। दे नीड इन्फॉर्मेशन, उसे इन्फॉर्मेशन की उन्हें क्यों जरूरत पड़ती है, टू असेस वेदर टू बाय होल्ड और सेल देयर इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट को खरीदना है या फिर रखना है या फिर बेचना है। ऑल्सो दे आर इंटरेस्टेड टू नो द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्वाइव प्रॉस्पर एंड टू पे डिविडेंड। वो उसमें भी इंटरेस्ट रहते हैं कि बिजनेस की एबिलिटी कितनी है, कि आगे जाके बिजनेस कितना सर्वाइव कर पाएंगा या नहीं, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाएंगा या नहीं। अगर इन्वेस्टर्स को पास्ट बैलेंस शीट देख के ऐसे लगता है, पास्ट पी&एल स्टेटमेंट्स देख के ऐसे लगता है कि उस बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली अपना पैसा उसमें क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर उसमें बिजनेस में लॉस हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे कुछ ईयर्स में भी बिजनेस में लॉस हो, एंड अगर लॉस होगा तो उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये डिसाइड करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से हम डिसीजन ले सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के बिजनेस में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। इन नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, whether ownership and management are not essentially separated, the owners still need information about performance of the business and its financial position to decide whether to continue or shut down. Non corporate sector में भले ही ओनरशिप और मैनेजमेंट आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम, लेकिन फिर भी ओनर्स को चाहिए इन्फॉर्मेशन कि बिजनेस कैसे ग्रोथ कर रही है, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर बिजनेस को शट डाउन करना है तो उन्हें उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उसे उन्हें डिसाइड करना है कि बिजनेस को शट डाउन करें या कंटिन्यू करें। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज, ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी ऑब्वियस, अगर एम्प्लॉयज की ग्रोथ होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़्यादा ग्रोथ होगी, एंड देयर फोर दे आर इंटरेस्टेड टू नो द स्टेबिलिटी। एम्प्लॉयज को भी इंटरेस्ट रहेगा कि इसमें स्टेबिलिटी कितनी है। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज देखेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन हमें ज़्यादा सैलरी देंगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है बट अगर ऑर्गेनाइजेशन सैलरी नहीं दे रही, अगर एम्प्लॉय को लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रॉफिट हो रहा है सालों से लेकिन मेरी सैलरी तो उतनी की उतनी है, तो फिर वो इंटरेस्ट ही नहीं रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए। कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड रेम्यूनरेशन, भाई ऑर्गेनाइजेशन की कितनी एबिलिटी है एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन देने की, बोनस देने की, राइट, अप्रेजल्स देने की, रिटायरमेंट एंड अदर बेनिफिट्स, एंड टू एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और आगे जाके कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयज के लिए। Next is lenders. Lenders, what they are interested to know whether their loan principal and interest will be paid when due. Lenders मतलब सपोज बैंक हो गया या फिर एनबीएफसी भी हो सकता है। तो अगर बैंक में लोन दे रही है तो बैंक भी ये देखेंगी कि आप उनका लोन रीपे कर पाओगे या नहीं ऑन अ टाइमली बेसिस। ये बैंक को कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। अगर बैंक को लग रहा है कि इनके बिजनेस में तो प्रॉफिट्स है, वो उनकी कैपेसिटी है, उनकी लिक्विडिटी पोजीशन और सॉल्वेंसी पोजीशन है कि वो आगे जाके लोन पे कर सकती है हमारा, तो बैंक भी इंटरेस्ट रहेंगी उन्हें लोन देने में। अगर बैंक को लग रहा है कि इनका लॉस हो रहा है और अगर आगे जाके इनकी लोन रिपेमेंट कैपेसिटी ही नहीं है तो बैंक भी रेजिस्ट करेगी लोन देने के लिए। Next is suppliers. They are also interested to know the ability of the enterprise to pay their dues. That helps them to decide the credit policy for the relevant concern, rates to be charged, and so on. Suppliers भी सोचेंगे, अगर कोई भी क्रेडिटर क्रेडिट पे सामान बेच रहा है तो वो भी ये सोच के बेचेगा कि जो मेरा डेटर है वो रीपे कर पाएगा या नहीं लोन को, वो पैसे
मेरे चुका पाएगा या नहीं। अगर डेटर्स की इतनी रिपेमेंट कैपेसिटी नहीं है और उसको दिख रहा है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली सप्लायर्स भी नहीं चाहेंगे देना क्रेडिट में। सो सप्लायर्स के लिए भी ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू पे द ड्यूज दैट हेल्प्स देम टू डिसाइड द क्रेडिट पॉलिसी फॉर द रेलिवेंट कंसर्न, रेट्स टू बी चार्ज एंड सो ऑन। Sometimes they also become interested in long-term continuation of the enterprise if their existence become dependent on the survival of that business. अगर उनको लग रहा है कि हमारा एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड है, बिजनेस के सर्वाइवल पे, मतलब अब बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, उससे इनका इनकी फाइनेंशियल में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वो भी इंटरेस्टेड रहेगा कि बिजनेस आगे जाके ग्रो करे। सपोज स्मॉल एंसिलरी यूनिट सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स टू अ बिग एंटरप्राइज। सपोज कोई छोटी एंसिलरी यूनिट है, वो प्रोडक्ट्स बेच रही है कोई बड़े एंटरप्राइज को। कोई छोटी एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स बेच रही है बड़े एंटरप्राइज को, तो अगर बड़ी एंटरप्राइज जो है वो कोलैप्स हो जाती है, अगर उसके बिजनेस में लॉस होता है, द फेट ऑफ द स्मॉल यूनिट्स ऑल्सो बिकम सील। तो अगर बड़ी एंटरप्राइज के बिजनेस में लॉस हो रहा है, वो बड़ी एंटरप्राइज रीपे नहीं कर पाएंगी उनका लोन, अगर वो क्रेडिट से परचेज करती है, तो इससे जो स्मॉल यूनिट्स है उनके भी बिजनेस पे फाइनेंशियली इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, customers are also concerned with the stability and profitability of the enterprise because their functioning is more or less dependent on the supply of goods। कस्टमर्स को भी फर्क पड़ता है क्योंकि उनका फंक्शन, अब सपोज अगर बिजनेस में उतनी है नहीं, लॉस में चल रहा है बिजनेस, तो कस्टमर्स भी सोचेंगे कि वो हमें क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और हमारे जो सप्लायर्स है वो क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सपोज द कंपनी प्रोड्यूसेस सम केमिकल्स used by the pharmaceutical companies and supplies chemicals on 3 months credit. If all of a sudden it faces some trouble and is unable to supply the chemical, the customers will also be in trouble. Obviously अगर कोई मेडिसिन की कंपनी है और वो केमिकल्स 3 मंथ्स के क्रेडिट पे सप्लाई कर रही है, और अगर वो मेडिसिन की कंपनी कोई भी रीजन से बंद हो जाती है या टेम्पररी शटडाउन हो जाती है, तो उससे उनके कस्टमर्स को भी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, government agencies. They regulate the functioning of business enterprises for public good, allocate scarce resources among competing enterprises, control prices, charge excise duties and taxes, and so they have continued interest in the business enterprise. Government agencies को भी इंटरेस्ट रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती है, टैक्सेस चार्ज करेंगी, ड्यूटीज चार्ज करेंगी, अगर कहीं प्राइसेस ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करेंगी। सो गवर्नमेंट एजेंसीज इज ऑल्सो यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर कहीं रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, कहीं अगर रिसोर्सेज कम है, तो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है या गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, इसलिए गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो यूजर। नेक्स्ट इज पब्लिक। अब पब्लिक को भी इंटरेस्ट रहता है कि एंटरप्राइज कैसे फंक्शन कर रही है, क्योंकि इसमें पब्लिक का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। जो पब्लिक है, जो सोसाइटी है, अगर वो सपोज कोई फैक्ट्री है, वो एक ऐसी एरिया में फैक्ट्री को बिजनेस एंटरप्राइज है, अगर वो ऐसी एरिया में बिजनेस सेटअप कर रहा है कि अगर आगे आसपास की जो पब्लिक है वहाँ पे अगर पॉल्यूशन हो रहा है, और अगर पब्लिक की हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा नॉइस और पब्लिक की मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो पब्लिक भी ये सोचेंगी कि वो इस फैक्ट्री को हमारे एरिया में, हमारी लोकेलिटी में सेटअप ना कर पाए। तो अ पब्लिक एट लार्ज इज इंटरेस्टेड in the functioning of the enterprise because it may make a substantial contribution to the local economy in many ways, including the number of people employed and their patronage to local suppliers. Obviously, अगर उनके लग रहा है उनके एरिया में एक तो बिजनेस चल रहा है, ऊपर से अगर हमारे लोगों को वो एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, तो पब्लिक का तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो पब्लिक भी प्रोटेस्ट पे उतर जाएंगी। तो इसलिए पब्लिक को भी ज़रूरी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट।
Management as a whole is also interested in the accounts for various managerial decisions. मैनेजमेंट को भी बहुत इंटरेस्ट रहता है कुछ मैनेजरियल डिसीजंस लेने में, जैसे कि अगर मैनेजमेंट सोच रही है कि आगे हमें कोई फैक्ट्री या प्लांट सेटअप करना है या कोई प्लांट एंड मशीनरी इम्प्लीमेंट करना है, तो वो पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ही कर पाएंगी। अगर उसे प्रीवियस ईयर्स में प्रॉफिट हो रहा है तो ही वो डिसाइड करेंगी कि हम ये प्रोजेक्ट आगे सेटअप करें। On the basis of the accounts, management determines the effects of their various decisions on the functioning of the organization. मैनेजमेंट के डिसीजन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे, ये मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ही समझ में आएगा। दिस हेल्प्स देम टू मेक फर्दर मैनेजरियल डिसीजंस। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के यूजर्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, बट कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के जैसे अकाउंटिंग के भी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट्स सी द फर्स्ट लिमिटेशन, इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। अकाउंटिंग में क्या होता है, सिर्फ फैक्टर्स रिलेटिंग टू मनी, जो भी फाइनेंशियल फैक्टर्स है वो ही इंक्लूड होता है। जो क्वालिटेटिव फैक्टर है, जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय को हायर किए तो उस एम्प्लॉय की कितनी ग्रोथ हो रही है या उस एम्प्लॉय से हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, वो हम एम्प्लॉय की वैल्यू इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते, हम अगर एक ह्यूमन की वैल्यू निकालें वो एक पर्सन के लिए एक्सेप्टेबल रहेगा बट इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, तो हम सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर इसमें ऐड करेंगे। द फैक्टर्स विच मे बी रेलिवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डोंट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट्स एज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सपोज एक एम्प्लॉय ने जॉब ज्वाइन की तो एम्प्लॉयज कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं उस कंपनी में, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा। सो इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। नेक्स्ट, नो फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या, हमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ पास्ट ईयर्स के ही डेटा दिखते हैं। हम आगे जाके फ्यूचर में आगे के 2-3 साल में क्या परचेज करने वाले हैं, क्या सेल करने वाले हैं या बिजनेस का कैसे ग्रोथ होने वाला है, ये सब हम आज ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उसी दिन बिजनेस की पोजीशन हमें सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाई देती है। आगे की डेट के में क्या होने वाला है, बिजनेस का इम्पैक्ट, वो इसमें नहीं दिखाई देता है। वाइल द यूजर्स ऑफ द अकाउंट्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द पोजीशन ऑफ बिजनेस इन द नियर फ्यूचर। बट जबकि जो भी यूजर्स है, अब जो भी सपोज बैंक है, ऐसी शेयर होल्डर्स, वो ये भी जानना चाहेंगे कि बिजनेस आगे जाके लॉन्ग रन में जाके या फिर शॉर्ट टर्म में कैसा ग्रोथ करेंगी। पास्ट डेटा में क्या कर रही है वो तो जानेंगे ही, बट जानना चाहेंगे, बट बैंक ये भी जानना चाहेंगे कि बिजनेस आगे जाके इन द नियर फ्यूचर कैसे ग्रोथ करेंगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्यूचर इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होता है। बिजनेस डायनामिक्स चेंज विद इन द टाइम, एनुअल रिपोर्ट्स रिच टू द अल्टीमेट यूजर्स। बिजनेस के डायनामिक्स भी चेंज हो जाते हैं, मतलब जब तक एनुअल रिपोर्ट अल्टीमेट यूजर्स तक के पहुंचती है तब तक बिजनेस में भी, बिजनेस के कुछ ऑपरेशंस में भी और चेंजेस होते रहते हैं। सपोज कोई एम्प्लॉय ने अगर उस टाइम पे बिजनेस से छोड़ दिया अगर बिजनेस, या फिर कोई एम्प्लॉय अगर न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहे हैं तो इससे भी बिजनेस ऑपरेशंस पे विद इन द मीन टाइम फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड। जैसे हमने बताए थे कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है असेट एंटरप्राइज के लिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, हमारे जो भी काम करते हैं उन्हीं की वजह से पूरी कंपनी चलती है। बट एम्प्लॉयज़ भले ही इम्पॉर्टेंट एसेट है लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये इनको वैल्यू करने का कोई जनरली एक्सेप्टेड फॉर्मूला है ही नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडर दोज असेट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। हम सिर्फ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करेंगे कि हम एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे रहे हैं या वर्कर को कितना वेजेस दे रहे हैं, बट उस एम्प्लॉय की क्या वैल्यू है या उस वर्कर की क्या वैल्यू है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखेगा। Human resource, although the very important asset of the enterprise, is not shown in the balance sheet.
There is no generally accepted formula for the valuation of human resource in money terms. क्योंकि इनका इसका कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मूला ही नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट, वेरिएशन इन अकाउंटिंग. सो देयर सपोज देयर आर टू कंपनीज. एक कंपनी में एसेट है 1 लाख का, दूसरी कंपनी में एसेट है 1 लाख का. दोनों कंपनीज में भी 1 लाख का एसेट है, बट एंड डेप्रिसिएशन भी दोनों में सेम है, SLM बेसिस पे चार्ज हो रहा है. लेकिन एक कंपनी में एसेट की लाइफ को 10 ईयर्स कंसिडर किया है, बट सेकेंड कंपनी वाई में एसेट की लाइफ को 7 ईयर्स कंसिडर किया है. अब दोनों कंपनी में भले ही सेल्स सेम हो, रेवेन्यू सेम हो, कॉस्ट सेम हो, एक्सपेंसेस जो भी है सब सेम हो डेप्रिसिएशन के अलावा, बट अगर हम डेप्रिसिएशन की पॉलिसी चेंज करेंगे तो उससे डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा. इससे क्या होगा, एक कंपनी में प्रॉफिट कम आएगा, दूसरी कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा आएगा. ऐसे हम प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है, अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर हम चेंज करते हैं तो इससे कंपनी के प्रॉफिट पे भी असर पड़ता है. तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम. सेम आइटम को, यानी दोनों में असेट है, दोनों में सेम आइटम है, लेकिन हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, एड्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन. इससे मैनिपुलेशन होने के चांसेस है कंपनी में. दो, through various laws and accounting standards, efforts are made to reduce these options to minimum, but certainly could not be reduced to one. लेकिन अब कुछ accounting standards implement हुए, जैसे कि accounting standard 10 है फिक्स, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे. तो उससे क्या हो रहा है कि एफर्ट्स डाले गए हैं कि ये जो इस तरीके से जो मैनिपुलेशन है इसे कम कर दिया जाए, बट ये ख़त्म तो नहीं हो सकते मैनिपुलेशन. So there are occasions when accounting principles conflict with each other, that is cost concepts and material concept. ये सब हम आगे पढ़ेंगे, cost concept क्या है या material concept क्या है. तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि ये जो दो accounting principles है यही एक दूसरे से conflict करें. तो this is one of the limitation of accounting. Got it everyone?